आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे देश में जिसे लोग नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये है एरिट्रिया। नॉर्थ कोरिया की तरह इस देश में ना ही इंटरनेट है और जब से इस देश को आज़ादी मिली है तब से एक ही आदमी इस देश को चला रहा है। इंटरनेट तो है ही नहीं, तो होटल का हमारा जो लोकेशन है वो दिमाग में याद करना पड़ता है। अगर भूल गया तो मैं भटकते ही रह जाऊंगा। यार इतना देश विजिट करने के बाद कोई कंट्री, मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुका हूँ, नई नहीं लगती है, लेकिन ये कंट्री इतनी डिफरेंट लग रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। दुनिया के सबसे यूनिक देशों में से एक ऐसा देश जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते भी हैं उनके दिमाग में सिर्फ मिस्ट्री और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल की इमेज होती है। और अगर मैं सच बताऊं, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी ही थी, लेकिन जैसे ही मैं अस्मारा एरिट्रिया की कैपिटल पहुंचा मैं कंप्लीटली शॉक रह गया। ऐसा लगा जैसे टाइम मशीन में बैठकर 70-80 साल पुराने इटली में पहुंच गया हूं। तो चलिए चलते हैं इस देश में और देखते हैं आखिर इस देश में चल क्या रहा है। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में कोंगो और रवांडा के बॉर्डर पे बसे गिसेनी शहर पे। और जो मेरे पीछे शहर दिख रहे हो वो है गोमा शहर, जहां पर अभी हम 2 दिन अरेस्ट होके आए हैं। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस हम झेल के आए हैं भाई। वहाँ पर है एक रेबल गवर्नमेंट जो भाई इतनी ज़्यादा क्रूअल है, जो लोगों को मारने के लिए इतना ज़्यादा फेमस है। आप लोगों ने सुना होगा भाई, और आप लोगों को मालूम होगा अगर पिछला वीडियो देखे रहेंगे तो हम अरेस्ट हो गए थे भाई M23 गैंग के द्वारा। और मेरे दिमाग में ऐसी बात आ गई थी कि अब मैं ऐसी जगह और ऐसी ख़तरनाक जगह पर जाके कभी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया दिमाग में कि वो हट ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी जेल में लेटा हूँ। तो वो ट्रॉमा से निकलने के लिए मैं सोचा सीधा घर से ले जाऊं, लेकिन भाई मेरी और हर्ष भाई की बात हुई। वो बोले अगर आप अभी भी ऐसी जगह से उठ के सेफ जगह चले जाओगे आगे फिर कभी वीडियो नहीं बना पाओगे, एक ट्रॉमा सा रह जाएगा। तो इसलिए मैं डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ मेरी अगली कंट्री, ये पूरा रीजन छोड़ के मैं जा रहा हूँ नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका, जो कि है एरिट्रिया। एरिट्रिया देश के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो आज के वीडियो में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ पर रवांडा और कोंगो के बॉर्डर से। अभी मैं टैक्सी बुक कर लिया हूँ $450 की, क्योंकि अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा एंटेब्बे एयरपोर्ट, जो कि 700 किलोमीटर दूर है। पहले जाऊँगा एंटेब्बे, फिर एंटेब्बे से भाई युगांडा से मेरी फ़्लाइट है जिद्दा के लिए, जो कि है सऊदी अरेबिया में। फिर जिद्दा से 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है एरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा के लिए। तो देखते हैं भाई ये कैसी जर्नी होने वाली है। और भाई पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा यार, कैसा एक्सपीरियंस हुआ। चलो उसको भुलाते हैं और नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे अब ये होटल में हम रुके हुए थे, जेल से वहाँ छूटे, यहाँ पर भाग के जो होटल मिली बॉर्डर के पास हम रुक गए, तो इसमें रुके थे। पीछे काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है और ये है भाई हमारी गाड़ी। चलो भाई बैग रखते हैं, चलो भाई। तो यार हम निकल गए हमारे सफ़र पे। और यार ये जो जगह है ना, ये जो शहर है, यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाना था, लेकिन ये अरेस्ट और इतनी प्रॉब्लम, इतनी अजीब सी वाइब आने लग रही ना यहाँ पर, कि ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से चलो तो बाद में कभी फ्यूचर में सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी या फिर कभी और मौका तो मिलेगा भाई 2-3 साल 4 साल बाद तो हम यहाँ पर आएंगे। वैसे अगर मैं इस जगह के बारे में बताऊँ, ये शहर के बारे में बताऊँ, ये है भाई पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक शहर। अब आप बोलोगे कि ये चीज़ तो बार बार बोल जाए तुम, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से खतरनाक नहीं है। यहाँ पर भाई गैंग तो है भाई, एक M23 आप लोगों को मालूम होगा, अरेस्ट कर लिया, हमको जान की खतरा हो गया था। इससे ज़्यादा खतरनाक क्या ही होगा। लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पर ना भाई और भी 4-5 चीज़ें हैं जिस वजह से ये बनता है पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक शहर। फिर उसके बाद आता है भाई ये शहर में ही आप लोगों को देखने मिलेगा एक एक्टिव वोल्केनो, जिसको बोलते हैं पूरे दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो, जिसका नाम है भाई न्यारा बोबो गोगो ऐसे कुछ करके है, जो भाई बहुत ज़्यादा जब फटता है ना तो बहुत फास्ट फैलता है। 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से लावा बहता है। 2002 में फटा था भाई पूरा गोमा शहर, पूरा लावा के अंदर चले गया था। फिर 2021 में भी फटा था। 2021-2002 तो बहुत पीछे हो गया। कल रात में भी इसमें एरप्शन हो रहा था, बहुत फट रहा था। मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप बनाया हूँ, वो आपको शेयर करूंगा, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख के आ रही होगी। तो ये 2 पॉइंट हुआ। जो तीसरा पॉइंट है आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पर है लेक कीवू। उसको तो लिटरली बोलते हैं वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वो लेक के अंदर तो भाई डिसॉल्व मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है जो कभी भी फट सकता है। मतलब, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसकी स्मेल भी नहीं होती है और उसका कुछ कलर भी नहीं होता है। अगर वो फटा पूरा का पूरा शहर मर जाएगा भाई, इतना ज़्यादा डेंजरस है ये, और ये कभी भी हो सकता है। और कैमरून देश है अफ्रीका में, वहाँ पर एक लेक है, वहाँ पर हुआ भी था, 1700-1800 लोग मर भी गए थे। तो भाई ये हो गई 3 चीज़, एक तो गैंग, एक वॉल्केनिक इरप्शन कभी भी हो सकता है, तीसरा गैस कभी भी निकल सकती है, चौथा ये है जो ये लोकेशन पे, यहाँ पर भाई इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलती है
टेक्टोनिक प्लेट, आप लोगों को मालूम होगा भाई, सोमालियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट, तो वो बिल्कुल यहाँ पर मिलती है, जिस वजह से कभी भी, और यहाँ पर हरदम होता ही है अर्थक्वेक, और अगर थोड़ा सा बड़ा अर्थक्वेक हुआ तो ये वॉल्केनो को भी ट्रिगर कर देगा और लेक को भी ट्रिगर कर देगा, तो दोनों तरफ से फटेगा तो भाई पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है गिसिनी शहर। तो इसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं बोला भाई अभी कभी फ्यूचर में आएंगे तब बनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं उससे भी एडवेंचरस कंट्री जो कि है एरिट्रिया। अब मैं सीधा आप लोगों को मिलता हूँ युगांडा के बॉर्डर पे, फिर आगे बात डिस्कस करेंगे। तो ये देखो भाई साहब, हम पहुँच गए हैं बॉर्डर वाले एरिया में। यहाँ पर आप लोगों को सारी ट्रक वगैरह देखने मिलेगी। तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं युगांडा और रवांडा के बॉर्डर पे। ये जो देख रहे हो ये है बॉर्डर, इस तरफ रवांडा, इस तरफ युगांडा, और यहाँ पर हम ये वाली गाड़ी छोड़ दी है क्योंकि ये है रवांडा की। अब हम बॉर्डर पैदल क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे जहाँ से हमको युगांडा की गाड़ी मिलेगी, जिस पे बैठ के हम जाएंगे एंटेबे कंपाला तक। तो ये देखो भाई साहब, ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू युगांडा। चलो भाई स्टैंप वगैरह लगवाते हैं और एक नए देश में हमारी एंट्री करते हैं। तो भाई साहब मेरे पीछे वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो वो है इमिग्रेशन, और यहाँ पर है वन स्टॉप इमिग्रेशन, मतलब रवांडा का भी इमिग्रेशन और युगांडा का भी इमिग्रेशन एक ही बिल्डिंग के अंदर है। हम तो भाई यहाँ पर लगवा लिए हैं रवांडा का एग्जिट स्टैम्प, लेकिन एंट्री स्टैम्प लगवाने हम युगांडा वाले साइड पे गए तो बोले जो तुम्हारा ई वीज़ा है उसको भाई प्रिंट निकाल के लगाओ। अब भाई यहाँ पर प्रिंट निकालने के लिए हमारे ड्राइवर भाई को भेजे। यूजुअली भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर फालतू भाई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं। और यहाँ से तो मैं सीधा जा रहा हूँ एयरपोर्ट युगांडा, तो मैं रुक रहा नहीं हूँ, फिर भी मैं सोचा थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं। तो यहाँ से मैं करवा लिया $20, जिसका मिला है मुझे 74,000 युगांडन शिलिंग। और इसकी नोट देखो यार कितनी खूबसूरत है। ये है भाई 1,000 शिलिंग की नोट, ये है 2,000 की, कितनी खूबसूरत सी, और ये 10,000 शिलिंग की नोट है। तो भाई थोड़ा सा पैसा रहना ज़रूरी है। अभी रास्ते भर हमको तकरीबन 10 घंटा लगेगा, तो सिम कार्ड भी ले लेंगे। तो चलिए भाई अभी हमारे ड्राइवर भाई आएंगे प्रिंट आउट निकाल के, तो यहाँ से युगांडा का एंट्री स्टैम्प निकाल के निकलते हैं कंपाला। तो भाई साहब युगांडा वाले साइड का भी हो गया है स्टैम्प, और ये हमारी नई गाड़ी, वो वाली गाड़ी जो थी वो कॉन्गो की गाड़ी थी, ये वाली गाड़ी भाई युगांडा की है। तो इसमें ना भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में ना लोग बहुत रुकाते हैं। ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पेस है, आराम से सोते सोते चलेंगे। स्वागत करता हूं आप लोगों का अगले दिन में जिद्दा सऊदी अरेबिया से। लास्ट क्लिप में आप लोगों ने देखा था हम बॉर्डर क्रॉस किए थे रवांडा से युगांडा। उसके बाद ज़्यादा आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट शाम सी होने लगी थी। उसके बाद भाई तकरीबन 10 से 11 घंटा लगा हमको बॉर्डर से एंटेबे, जो कंपाला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इतनी ज़्यादा थकाने वाली जर्नी थी और इतनी ज़्यादा महंगी जर्नी थी, अब तक की भाई मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी टैक्सी राइड थी। $450 यानी 42,000, 42,000 इंडिया के रुपया दिया हूँ मैं ये सिर्फ टैक्सी वाले को। तो भाई ये टैक्सी की पूरी जर्नी कंप्लीट करके मैं पहुंचा युगांडा के सबसे मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है एंटेबे। और पहुंचते पहुंचते मुझे रात के तकरीबन 1:30 के करीब बज गए थे। और जो मेरी फ्लाइट थी युगांडा से यहाँ जिद्दा के लिए वो थी तकरीबन सुबह 4 बजे। अगर थोड़ा और लेट होता तो टैक्सी का भी पैसा खराब होता, हमारी फ्लाइट का भी पैसा खराब होता और ये पूरा मैस हो जाता। कैसे कैसे करके भाई 4 बजे फ्लाइट लिया और जिद्दा में लैंड किया, तकरीबन 8 बजे के करीब लैंड किया। भाई हमारा सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाया, सामान वगैरह लिया, और उसके बाद भाई एक एयरबीएनबी बढ़िया सा बुक किया एकदम एयरपोर्ट के पास में ही। बहुत बड़ा सा और बहुत स्पेशियस है भाई एयरबीएनबी। ये आपको देखने मिलेगा जिद्दा शहर का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। और जो एयरपोर्ट है बस यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे। इसका मैं पे कर रहा हूँ भाई इंडिया के तकरीबन 6,500-7 हज़ार रुपया। तो महंगा है भाई, मैं 2 दिन का तकरीबन 14,000 दे रहा हूँ। यहाँ पर अब इंतजार करेंगे 2 दिन। बहुत सारा काम है, मुझे एडिटिंग करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि जिस देश में हम जा रहे हैं एरिट्रिया में, वहां पर भाई इंटरनेट है ही नहीं। वहां पर चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल चलती है, एक भी इंटरनेट नहीं है वहां पर। ना ऐसा बोलते हैं कि भाई 50-60 साल पहले जो दुनिया चलती थी वो आज के टाइम पे एरिट्रिया वैसे चल रहा है। और यार यहाँ पर मेरा जो 2 दिन है, मेरा बड़ा मन था कि भाई मैं जाऊँ उम्रा करने, क्योंकि यहाँ से बस मुश्किल से अगर मैं टैक्सी लूँ तो मुझे 40 से 50 मिनट 1 घंटे में मैं मक्का पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी हज होने की वजह से, हज का टाइम चल रहा है, जिस वजह से उम्रा बंद हो गया है। वैसे भाई मैं अक्सर इस तरफ से रूट से गुजरता हूँ ना, मैं उम्रा करने जाते ही जाता हूँ। तो अब भाई डायरेक्टली मैं मिलता हूँ आप लोगों को परसों, जब हमारी फ़्लाइट है नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका एरिट्रिया के लिए। तो भाई साहब बज रहे हैं रात के 3:50 और अभी तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है जिद्दा से
अस्मारा के लिए, जो कि है एरिट्रिया देश की राजधानी। मैं निकल गया मेरी एयरबीएनबी से। चलते हैं भाई, नीचे आ गई है हमारी उबर और हमारी फ़्लाइट को बस 2 ही घंटा बचा हुआ है। तो भाई सब देखते हैं हमारी एरिट्रिया की जर्नी कैसे होती है और वीज़ा वगैरह का प्रोसेस बताता हूँ भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलो ग्राउंड पे आ गया, यहाँ पर चाबी देता हूँ और मैं निकलता हूँ। तो भाई साहब चेकआउट करके चाबी दे दिया और बिल्कुल सामने खड़ी है हमारी उबर। मैं बैठ गया हूँ उबर और निकल गया हूँ एयरपोर्ट की तरफ। और यार जो पिछला 2 दिन था, मैं सोचा था आराम करूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस वाला दिन हो गया, क्योंकि भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं। तो वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ पर भाई इंटरनेशनल रोमिंग डेटा, सिम, सारा कुछ बैन है। तो भाई बहुत प्रॉब्लम सी हो गई। तो भाई साहब एक 7 मिनट की टैक्सी राइड के बाद मैं पहुंच गया जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे, जहां से हमारी फ़्लाइट है। और बस 7 मिनट की राइड के लिए मैं पे किया तकरीबन 40 रियाल, ऑलमोस्ट 1000 रुपया पे किया, क्योंकि रात का टाइम था, थोड़ा बहुत टैक्सी वगैरह मिल रही नहीं थी। बस भाई 1 घंटा 40 मिनट बचा हुआ है, पहले चेक इन करवाता हूँ फिर मिलता हूँ। तो भाई साहब फाइनली सारा कुछ प्रोसेस करवा के मैं जा रहा हूँ प्लेन की तरफ। और यार जब मैं चेक इन करने गया था तो वहाँ पर ना भाई वो बोले आप एरिट्रिया जा क्यों रहे हो। जाहिर सी बात है भाई, पूछेंगे कि बाहर वाले एरिट्रिया जा क्यों रहे हैं जब वहाँ वाले वहाँ से भागते हैं। तो मैं बोला भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तब थोड़ा सा भाई वो हल्के हुए, नहीं तो उन लोगों को डाउट लग गया था कि एरिट्रिया जा क्यों रहा है। और अगर एरिट्रिया के वीज़ा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ तो आप लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपके पास एक ऑथराइजेशन होना चाहिए, जो आप लोगों को वहाँ की एक टूर कंपनी से मंगाना पड़ेगा। और आपको बताऊं भाई वहाँ पर इंटरनेट है नहीं, तो वहाँ पर कांटेक्ट कैसे करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो कैसे कैसे करके भाई मैं ऑथराइजेशन मंगाया हूँ, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आराम से आगे बताऊँगा। अभी एंटर करते हैं भाई प्लेन में। और ये जो जर्नी है ना भाई वो बहुत छोटी है, 1 घंटा 40 मिनट की है, क्योंकि बहुत पास में ही है। स्वागत करता हूं आप लोगों का एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा में, और एक और बार स्वागत करता हूं आप लोगों का अफ्रीका में। हम तो चले थे भाई अफ्रीका से ही, लेकिन हमको अफ्रीका की दूसरी कंट्री ट्रैवल करने के लिए पूरा ऐसा घूम के सऊदी जाके फ़्लाइट लेना पड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़्लाइट होती नहीं है। आप लोगों ने देखा भाई हम स्टार्ट किए थे कॉन्गो और रवांडा के बॉर्डर के पास हमारी जर्नी, फिर रवांडा से हम गए युगांडा, युगांडा से आए सऊदी, फिर सऊदी से हम आए एरिट्रिया, एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। तो देखिए भाई अभी प्लेन यहाँ पर रुका हुआ है, सारे लोग भाई अपना सामान वगैरह ले रहे हैं। अब भाई मैं आप लोगों को मिलता हूँ, सारा कुछ इमिग्रेशन का प्रोसेस करवा के जो भी रहेगा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना है। और यार मैं अभी इसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एरिट्रिया देश के अंदर इंटरनेशनल मीडिया बैन है। यहाँ पर जो प्रेस फ्रीडम है वो भाई बहुत ज़्यादा कम है, लिटरली ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जब से इस देश को आज़ादी मिली है तब से वही है, यहाँ पर कोई अपोजिशन पार्टी भी नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना है। तो भाई साहब ये देखिए, ये है हमारा फ्लाई नास का प्लेन, जिससे हम जिद्दा से ट्रैवल किए। और जैसा कि आप लोगों को बोला था यहाँ पर रिकॉर्ड करने ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे ना माहौल थोड़ा सा ठीक ठाक सा लगा, तो मैं बोला भाई थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ऐसे यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बाहर वाला अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको स्पाई समझती है, उसको जासूस समझती है। लेकिन फिर भी मैं बोला भाई आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ, और साथ ही साथ जो मेरे अंदर डर है ना वहाँ पर रिकॉर्ड किया, अरेस्ट हो गया, वो निकलना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं बोला भाई थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ। और वहाँ सामने देखो आप लोगों को देखने मिलेगा बिल्डिंग जहां पर लिखा हुआ है अस्मारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फाइनली भाई साहब सारा कुछ प्रोसेस करवा के मैं निकल गया एयरपोर्ट से बाहर। ये है अस्मारा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बाहर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी टैक्सियाँ देखने मिलेगी, कुछ वहाँ पर प्राइवेट गाड़ी भी है, और बाकी पूरा एरिया जो है वो एकदम खाली सा पड़ा हुआ है। मुश्किल से भाई अभी यहाँ 50 लोग होंगे, वो भी अभी जो फ़्लाइट आई है उससे निकले हुए हैं। और अगर मैं वीज़ा का प्रोसेस आप लोगों को बताऊं तो वीज़ा ऑन अराइवल था, $70 मैं उनको दिया, मुझे एक बहुत मस्त सा स्टिकर वीज़ा चिपका है। लेकिन आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको पहले से एक ऑथराइजेशन रहना चाहिए,
जिसके लिए मैं पे किया $110। मतलब आप समझ लो ये टोटल पड़ा मुझे $180 का। अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई एरिट्रिया में यहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं, तो मुझे ये ऑथराइजेशन मिला कैसे। तो हुआ ये, जब मैं सोमालिया में था तो मुझे ना कुछ फॉरेनर मिल गए थे जो भाई शायद पुर्तगाल के थे। वो बोले कि भाई अगर आपको एरिट्रिया जाना है तो आपको मैं एक मेल आईडी देता हूँ, उसको मेल करना। लेकिन एक बात याद रखना, एरिट्रिया में इंटरनेट है ही नहीं, बहुत स्पेसिफिक बड़ी बड़ी ऑफिस में थोड़ा सा इंटरनेट देखने मिलेगा, जिसके वजह से अगर आप ईमेल करोगे तो आपका रिप्लाई हो सकता है 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए। तो मेरा जो रिप्लाई आया था वो ऑलमोस्ट भाई 20-25 दिन बाद आया था। तो फिर उसके बाद भाई धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात हुई, ऐसा करते 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 मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना लग गया मुझे ऑथराइजेशन लेने के लिए। और जो यहाँ का प्रोसेस था ना भाई, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सीधा इमिग्रेशन के पास गया, वहाँ पर मैं पासपोर्ट दिया, मुझे तकरीबन आधा घंटा बैठाए, एक फॉर्म भरवाए, $70 लिए, स्टैम्प मार दिए, और यहाँ पर मैं करेंसी एक्सचेंज भी करवा लिया। वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जब होटल पहुँच जाऊँ। भाई साहब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ से उन लोग आए और डिलीट करवा दिए क्लिप, लेकिन मेरे पास है भाई। चलिए अभी टैक्सी पकड़ के पहले निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको बाकी की बात बताता हूँ। नो रिकॉर्डिंग, एयरपोर्ट नो रिकॉर्डिंग, ला आउटसाइड रिकॉर्डिंग, यस ओके। तो भाई साहब एयरपोर्ट से टैक्सी लेके निकल गया। और भाई मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देखो यार, गाड़ियाँ देखो यहाँ पर, यहाँ का माहौल देखो, बिल्डिंगों का डिज़ाइन देखो भाई, पूरे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, पुराना सा इटालियन आर्किटेक्चर, कितना सही लग रहा है। बस हम एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर आए रहेंगे। और मैं आप लोगों को बता रहा था, जब मैं एयरपोर्ट पे रिकॉर्ड कर रहा था, उतने में भाई वहाँ से 3-4 ऑफिसर आए। वो लोग बोले भाई यहाँ पर अलाउड नहीं है, डिलीट कर दो। बहुत प्यार से बोले, मैं ना भाई डिलीट कर दिया, मेरे पास लेकिन क्लिप वो थी रिसेंटली डिलीटेड में। और उसके बाद ना वो लोग खुद ही से मुझे टैक्सी अरेंज करके दिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग लगे मुझे भाई, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो भैया देख रहे हो मेरे साथ में, जो ऑफिसर थे, वो इनसे बात करवाए कि भाई ये टूरिस्ट आया है यहाँ पर, इसको जाके शहर में होटल दिखा दो कोई अच्छी जगह पे और थोड़ी सस्ती सी। तो इनको मैं पे करने वाला हूँ भाई तकरीबन 300 नकफ़ा। यहाँ की जो करेंसी है उसको नकफ़ा बोलते हैं, और जो नकफ़ा करेंसी है ये डॉलर के साथ पैक्ड है। मतलब $1 15 नकफ़ा रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, जितना डॉलर बढ़ेगा उतना नकफ़ा बढ़ेगा। और यहाँ लोगों को भाई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देखो, लोग घोड़े गाड़ी पे चल रहे हैं, लोग साइकिल चला रहे हैं। ऑलमोस्ट भाई यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो साइकिल में ही दिख रहे हैं, बहुत रेयर कोई गाड़ी दिख रही है। अब सामने देखो पूरा रोड खाली है, बस लोग यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं। और ना मतलब जैसे पिक्चरों में दिखाता है कि कहीं भाई अफ्रीका दिखाते हैं, तो ऐसा ना थोड़ा सा वो वार्म सा उसमें एक फ़िल्टर लगा देते हैं। अभी यहाँ पर आया हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि भाई फ़िल्टर लग गया है, यहाँ पर एकदम वार्म से सारी चीज़ें दिख रही है, ऐसी दुकानें हैं, ऐसे लोग साइकिल चला रहे हैं। काफ़ी मज़ा आने वाली है भाई इस जगह को एक्सप्लोर करने में। तो अंकल एक होटल में लेके आ गए हैं और बोले देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर रूम मिल जाएगा। अब देखते हैं भाई कितना भरोसा कर सकते हैं। तो इनको दे रहा हूँ मैं 300 नकफ़ा। बस मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, 10 से 15 मिनट। हम तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर आए हैं और उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 300 नकफ़ा, जो कि बनते हैं तकरीबन $20, 2000 के करीब। शुक्रान जज़ीरन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई साहब अंकल ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, ये अफ्रीका पेंशन के पास। बैग अंदर रखा हूँ, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ और बताता हूँ भाई यहाँ पर रूम कितने का मिल रहा है, क्या सारा सीन है। वैसे होटल तो काफ़ी बढ़िया सी लग रही है, ये देखो एकदम पुराने स्टाइल में बनी हुई है, पुरानी इटालियन स्टाइल में। वहाँ पर बड़ी सी गैलरी भी है, यहाँ पर बहुत सारे स्टैचू हैं। चलिए एंटर करते, मैं आपको दिखाता हूँ। ओ भाई ऐसा लग रहा है ना कि 100-200 साल पहले बनी हुई है ये होटल। तो भाई साहब अभी रिसेप्शन वाले आए थे यहाँ पर, वो बोले ज़्यादातर रूम जो है वो बुक है। और प्राइस वगैरह देखो, यहाँ पर प्राइस आप लोगों को देखने मिलेगा। फर्स्ट क्लास 450, सेकंड क्लास 400, थर्ड क्लास 350, फोर्थ क्लास 250 और फिफ्थ क्लास सिर्फ 150 का। ये जो 150 देख रहे हो, 150 नकफ़ा, ये बनते हैं $10, 300 नकफ़ा बनते हैं $20 और 450 नकफ़ा बनते हैं $30। और आप लोगों ने देखा भाई 5-6 क्लास के रूम भी है, लेकिन भाई रिसेप्शन वाले मुझे बताए कि यहाँ पर जो रूम है वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर फुल है, या फिर फुल भी नहीं होंगे तो बेचने के लिए बोल रहे होंगे। सबसे महंगा वाला जो फर्स्ट क्लास वाला है 450 नकफ़ा का, वही अवेलेबल आपको मिलेगा। तो मैं बोला भाई ठीक है भाई, 450 नकफ़ा होता है $30, इंडिया की करेंसी में बताओ तो 2800 रुपया। मैं बोला भाई सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी चेक इन मिल जाएगा, तो ठीक है दे देते हैं। और उसमें अच्छी चीज़ क्या है, जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास है, उसके अंदर शावर आपको बाहर मिलेगा, बाथरूम आपको बाहर मिलेगा। जो फर्स्ट क्लास वाला है उसके अंदर भाई शावर और वॉशरूम जो होंगे वो अंदर होगा। मैं बोला भाई ठीक है यार, इतना तो दे ही सकते हैं। तो अभी भाई वो बोले हैं थोड़ा टाइम रुको, 10 से 15 मिनट लगेगा, साफ़ सफाई कर देती हूँ रूम की, फिर उसके बाद आप चले जाना। बाकी यहाँ पर नज़ारा देखो यार, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ्रूट से देखने मिलेंगे,
चलो भाई साहब, फाइनली हमारा रूम रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच। भाई रूम तो काफ़ी ठीक ठाक सा है। ये है बेड बड़ा सा, सारी चीज़ें। पहले मैं भाई बैग रखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई साहब मेरा जो रूम है वो बिल्कुल एंटर करते साथ लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया बड़ा सा बेड लगा हुआ है। यहाँ पर भाई 2 चेयर लगी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को एकदम बेसिक सा वॉशरूम देखने मिलेगा। सबसे अच्छी बात है भाई एटलीस्ट है यहाँ पर, नहीं तो हमको बाहर जाना पड़ता। वहाँ पर शावर लगा हुआ है जो कि ऐसा लग रहा है भाई कितने सदियों पुराना है। यहाँ पर बाथरूम के अंदर पता नहीं क्यों बकेट पड़ी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी रखा है, मुझे लग रहा है भाई पानी का थोड़ा सा इशू होने वाला है। यहाँ पर एक खिड़की है और ये बड़ी वाली जो खिड़की देख रहे हो ये सीधा बाहर निकलती है, जो गार्डन में आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर भाई एकदम पुराना सा कबाड़ रखा हुआ है। तो चलिए भाई साहब थोड़ा सा मैं आराम करता हूँ, उसके बाद जब भी हम निकलेंगे खाना पीना करने और पूरा शहर घूमने, तब मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो यार मस्त नींद मार के उठ रहा हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4। वैसे उठा तो मैं 3 बजे था, लेकिन जो पिछला 1 घंटा गया है ना भाई, वो टाइम पास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरनेट है ही नहीं। और यूजुअली हमारी आदत कैसी होती है कि सो के उठे हो भाई, मोबाइल उठा लेते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई इंटरनेट ना होने की वजह से 1 घंटा भाई गुजर ही नहीं रहा था। और हम अक्सर बोलते हैं कि यार टाइम तो बहुत फास्ट गुजरने लगा है, लेकिन जब आप बिना इंटरनेट वाली जगह पे आओ ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि टाइम तो वैसे ही गुजर रहा था, बस आप भाई मोबाइल में देख रहे थे इसलिए टाइम फास्ट फास्ट लग रहा था। यहाँ पर गाड़ियाँ देखो भाई साहब, कितनी छोटी सी कितनी खूबसूरत सी गाड़ी है। यहाँ पर पहले तो आप लोगों को ज़्यादा कार देखने नहीं मिलेगी, और जो कार है भी ना वो ऐसा लग रहा है ना कि 50-60 साल नहीं, ऐसा लग रहा है कि 70-80 साल पुरानी। जैसे इटली में, जैसे यूरोप में कार चला करती थी, यहाँ पर वैसी गाड़ियाँ देखने मिलेगी। और यार ये जगह कितनी डिफरेंट है। आप लोगों को यहाँ पर ऐसे खजूर जैसे पेड़ देखने मिलेंगे और एकदम सफाई है। गाड़ी का तो नामो निशान नहीं है, मुश्किल से एक गाड़ी गुजर रही है हर 2-3 मिनट पे, बाकी लोग ज़्यादातर साइकिल चला रहे हैं। और कितनी अलग जगह है भाई ये। यार इतना देश विजिट करने के बाद कोई कंट्री, मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुका हूँ, नई नहीं लगती है, लेकिन ये कंट्री इतनी डिफरेंट लग रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं और लोग बस यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं। और भाई शाम के 4 बजे यूजुअली आप लोगों को हर जगह ट्रैफिक सी देखने मिलेगी, लेकिन बस यहाँ पर आप लोगों को ऐसे साइकिल वाले देखने मिलेंगे। तो यार अगर भाई इंटरनेट ना होने की वजह से इतनी शांति हो सकती है, तो क्यों बोलते हैं भाई इसको नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। मुझे तो बहुत सही लगा। और यूजुअली आप कोई नए देश में जाते हो तो सबसे पहला काम ये होता है कि सबसे पहले जाके हम निकालते हैं एटीएम से पैसा और लेते हैं सिम कार्ड। लेकिन इस देश में एटीएम है ही नहीं, पूरा आपको कैश पे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो मैं लेके आया था यूएस डॉलर, जिससे मैं एक्सचेंज करके यहाँ पर काम चलाऊंगा। और जो दूसरी चीज़ है वो है सिम कार्ड। यहाँ पर सिम कार्ड ना होने की वजह से वो काम भी हट गया भाई, आपको सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी जगह पे ना इंटरनेट कैफ़े बने हुए हैं जो कुछ MB देते हैं। मतलब आपसे ले लेंगे $1-2 और आपको 10-20 MB देंगे। हमारे को तो आदत है भाई कई GB एक साथ यूज़ करने की, लेकिन यहाँ पर बस व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो। और यहाँ पर इतने मस्त मस्त इटालियन कैफ़े हैं। तो भाई आज का जो टास्क है वो है हमको खाना खाना है पहले तो, और उसके बाद इंटरनेट कैफ़े ढूंढ के बस व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है घर पे कि मैं पहुंच गया हूँ सेफली। क्योंकि घर वाले भाई परेशान होंगे, उनको मैं बोल के मैं ऐसे देश जा रहा हूँ जहाँ पर इंटरनेट नहीं है और उसको नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और यार एक और बात, हर कंट्री का ना कुछ ऐसा बन जाता है कि इसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका, ये कंट्री ऐसी है। लेकिन जब आप ट्रैवल करो तो आपको मालूम पड़ता है, मतलब ये देश ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर इतनी भाई रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी देखो तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगी। ये पहला इंप्रेशन है हमारा। वहाँ आप लोगों को बहुत सारी दुकानें देखने मिलेगी। यहाँ पर बीच में लगा हुआ है भाई एक खजूर का पेड़, वहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं। और ऐसी विंटेज टैक्सी तो आप लोगों को पूरे शहर में देखने मिलेगी। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एरिट्रिया की हमारी इस सीरीज़ में। तो चलिए भाई वो जो कैफ़े देखे थे ना, उसमें खाते हैं हमारा लंच और देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है। तो भाई साहब हम तो निकले थे खाना खाने, लेकिन ना भाई मैं कॉफ़ी देख के पागल हो जाता हूँ। और एरिट्रिया में कॉफ़ी का इतना तगड़ा कल्चर है। यहाँ पर भाई आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे इटालियन कैफ़े देखने मिलेंगे, क्योंकि ये देश में पहले भाई इटालियंस का राज था। उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल शायद अगले वीडियो में बताऊँगा कि यहाँ पर इटालियन चीज़ें और इटालियन वाइब, इतने इटालियन सड़कें, इटालियन गाड़ियाँ, इटालियन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा क्यों देखने मिलता है। और भाई जब इतना सारी चीज़ें रहेगी तो साथ में भाई इटालियन बहुत सारे कैफ़ेज़ और ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो हम यहाँ से ऑर्डर कर दिए भाई हमारी पहली मक्खियातो, जो भाई बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। तो इसको पीते हैं। और ऐसा सा कैफ़े आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा जहाँ पर किसी के पास फ़ोन है ही नहीं, सारे लोग यहाँ पर बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
तो भाई एकदम ऐसा लग रहा है ना कि हम टाइम से कितना पीछे आ गए हैं, लेकिन कितना ज़्यादा अच्छे टाइम में पहुँचे हैं। तो यूजुअली आप कोई कैफ़े में जाओगे, लोग बैठ के भाई सिर्फ फ़ोन चलाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना अच्छा है। चलिए कॉफ़ी पीते हैं, फिर दिन ही बचा हुआ है भाई, क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर। तो आराम से खाएंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे। भाई साहब सही बता रहा हूँ, अब तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी थी, और ये मिली थी हमको सिर्फ 8 नक्फा, जो मतलब बनते हैं $0.5। तो भाई मैं 20 दिया, ये 10 और ये सब रिटर्न आया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ भाई। इतनी अच्छी कॉफ़ी मैं बता नहीं सकता। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाकी लोग ना मुझे एकदम अजीब नज़र से देख रहे थे कि भाई यहाँ पर हम बिना इंटरनेट रहते हैं, ये भाई क्या फ़ोन में भिड़ा हुआ है यार। और भाई ये देखो यहाँ पर गाड़ियाँ देखो कैसी चल रही है भाई साहब। वो भैया साइकिल से बनाए हैं, लेकिन उसका जो हैंडल है वो ऐसा कार वाला है मतलब भाई एकदम अलग सी जगह है। और देखो यार, ये सारी विंटेज इटालियन गाड़ियाँ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। बस एक नहीं है, यहाँ पर ना नज़र घुमाओगे बस आप लोगों को ऐसी ही गाड़ियाँ देखने मिलेगी। वो देखो सामने भी खड़ी है एक ब्लू कलर की, और बिल्डिंग देखो भाई कितनी पुरानी पुरानी सी है। वहाँ पर एक गार्डन सा दिख रहा है। तो अभी ना मैं एक पीछे ना वहाँ पर एक लेडीज़ जा रही थी, मैं उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर इंटरनेट कैफ़े कहाँ मिलेगा। तो मुझे बताया यहाँ से तकरीबन 5 मिनट चल के जाओगे तो वहाँ पर है इंटरनेट कैफ़े। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर इंटरनेट कैफ़े कैसे होते हैं और यहाँ पर लोग इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं। ओह भाई साहब, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखो मुझे क्या देखने मिला। ये सामने है इंडियन एम्बेसी, वो रहा भाई इंडिया का फ्लैग। भाई साहब मैं ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पर इंडियन एम्बेसी भी होगी। वहाँ पर देखो लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ इंडिया। वैसे मैं इटालियन एम्बेसी के सामने रुका हूँ, ये दूसरी एम्बेसी दिखी है मुझे एरिट्रिया में। तो यहाँ पर इंडियन भाई डिप्लोमेट होंगे। तो भाई साहब इस रोड से चल के हम पहुंच गए हैं यहाँ के मेन रोड पे। और यार आप लोग, मैं बार बार बोलूँगा मुझे माफ़ करना है, लेकिन आप लोगों ने आज से पहले ऐसा देश देखा है क्या? मतलब कितना अलग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना भाई सही में हम विंटेज एकदम पुराने यूरोप में आ गए हैं। और ये सामने चर्च देख रहे हो, ये है एरिट्रिया देश की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्च, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए भाई इंटरनेट कैफ़े तक चलते चलते मैं बेसिक आप लोगों को बता दूं एरिट्रिया देश के बारे में। एरिट्रिया देश पड़ता है भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, और ये बॉर्डर करता है 3 देशों के साथ। इसके नॉर्थ में आप लोगों को देखने मिलेगा सूडान देश, इसके वेस्ट में है इथियोपिया, इसके साउथ में है जिबूटी, और इसके ईस्ट में आप लोगों को देखने मिलेगा रेड सी, जो भाई 1000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन आप लोगों को देखने मिलेगी। दुनिया में कैसा होता है कि समुद्र के किनारे यूजुअली भाई थोड़ा सा ग्रीनरी रहती है, लेकिन जो एरिट्रिया की कोस्ट लाइन है वो एकदम सूखी पड़ी हुई है। और हेलो हेलो भाई, बच्चे आ गए। अनस, अनस व्हाट इज योर नेम? ओके अनस, सुमैया। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, you know India? Anas from India. Anas, my name is Anas. Yes. My name is Sumaya. Sumaya, nice to meet you. Bye bye. Bye. तो भाई मैं वीडियो बनाते जा रहा था, इतने प्यारे बच्चे जो स्कूल से अभी छूटे हैं वो लोग आ गए, और मैं आप लोगों को बता रहा था भाई जो एरिट्रिया की कोस्ट लाइन है वो एकदम सूखी पड़ी हुई है, और जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पर आप लोगों को ग्रीनरी देखने मिलेगी। और वहीं पर है अस्मारा, जहाँ पर ज़्यादातर लोग आप लोगों को देखने मिलेंगे। और यार ये कट के बना है इथियोपिया देश से 1993 में, और अभी तक दोनों देशों में बहुत ज़्यादा खतरनाक वॉर चल रही है। वो आप लोगों को ना भाई यहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यार मुझे लग रहा है ना आज तो इंटरनेट कैफ़े मुझे मिलने से रहा, क्योंकि मैं चल रहा हूँ, चलते चलते रुक के लोगों को देखने लग रहा हूँ कि भाई लोग मतलब कितनी अलग से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एकदम स्लो वाइब। और ये सबसे मेन रोड है अस्मारा का, उसके बाद भी यहाँ पर देखो गाड़ियों की ट्रैफिक ही नहीं है। और मैं खड़े खड़े लोगों को देख रहा हूँ भाई कैसे लोग साइकिल से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी के हाथ में फ़ोन नहीं है। और बच्चे बच्चे मुझे बार बार आके हेलो हेलो कर रहे हैं भाई। मतलब मैं इतना खुश हूँ ना, बहुत कम भाई खुशी मिलती है कि ऐसी कंट्री में विज़िट करके जहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो। और यार यहाँ पर मुझे थोड़े लोग थोड़े अलग नज़र से भी देख रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं ऐसा सुना हूँ, जो चीज़ सुने रहते हैं भाई वो हो सकता है भाई हरदम सही ना हो। यहाँ पर ना भाई ऐसे लोकल कपड़े में ना, मतलब नॉर्मल सिविलियन ड्रेस में आप लोगों को बहुत सारे ना
अब गवर्नमेंट के आदमी भी देखने मिलेंगे, एजेंसी के आदमी भी देखने मिलेंगे जो यहाँ पर वो चीज़ मॉनिटर करते हैं कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ जा तो नहीं रहा है, क्योंकि एरिट्रिया देश को जब से इंडिपेंडेंस मिली है 1993 से अभी तक भाई तकरीबन 33 ईयर हो गए, 33 साल हो गए हैं। 33 साल से भाई यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट है, कोई ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं और वो हो ही नहीं सकती है। चलिए भाई, यहाँ जो ये रोड देख रहे हो, यहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा इंटरनेट कैफ़े। और ये बच्चे लोग तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है मेरा। और भाई एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर एरिट्रिया में बहुत सारे लोग हिंदी भी बोलते हैं। मुझे अभी ना भाई तकरीबन घंटा भर भी नहीं हुआ होगा निकले, मुझे 3 लोग हिंदी बोलने वाले मिले जो जैसी मुझे सुन रहे हैं ना हिंदी बोलते हुए, वो मेरे पास आ जा रहे हैं और थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना भाई बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदी में बात करते हैं। भाई यहीं पर तो मुझे बोले थे इंटरनेट कैफ़े होगा, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है, शायद कहीं उस तरफ होगा। चलिए देखते हैं। ये देखो भाई साहब, ये वाली गाड़ी मुझे फिर से दिखी, जिसमें आप लोगों को सारे साइकिल के फीचर देखने मिलेंगे, लेकिन जो हैंडल होता है वो होता है कार का। बढ़िया इनोवेशन है। बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद एक इंटरनेट कैफ़े दिखा है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंटरनेट कैफ़े। चलिए देखते हैं भाई क्या सारा सीन है यहाँ पर, फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब सही बता रहा हूँ, मेरा ना पूरा खून सूख गया। मैं एकदम मतलब भाई मैं बता नहीं सकता। मैं यहाँ पर आया था 5:20 पे, अभी बज गए हैं ये देखो 6:40, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। और मैं ना भाई एक मैसेज भेजा था कि मैं पहुँच गया हूँ घर पे, और एक वॉइस नोट भेजा था सिर्फ 6 सेकंड की। पिछले 1 घंटा 20 मिनट से मैसेज डिलीवर हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर ऐसा देखो भाई, ये जो छोटा सा वो देख रहे हो, ये मिला था मुझे इंडिया के 130 रुपये का। 20 नक्फा यहाँ पर लिखा हुआ है, और भाई 240 MB, वैलिडिटी 1 घंटा 45 मिनट। लेकिन इसमें से मैं सही बताऊं, मैं ना भाई 1 MB भी यूज़ नहीं किया। भाई मैं 1.5 घंटे से ऑलमोस्ट बैठा हुआ हूँ, चल ही नहीं रहा है इंटरनेट। और जाके मैं बोला कि भाई मेरा इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? तो बोले भाई जो आईफोन होता है उसमें ना बहुत हैवी इंटरनेट चाहिए रहता है, तो उसमें मैसेज भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सारे लोग यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। और अंदर अगर आप देखो तो भाई सारे लोग एकदम बैठे हैं और मोबाइल में फोकस किए हैं। और एक वेबसाइट अगर वो खोलने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो भाई एक वेबसाइट खुल रही है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं। तो भाई ऐसी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। और इतनी गुस्सा आई ना मुझे, इतनी गुस्सा आई, इतना गुस्सा आई, मैं बता नहीं सकता भाई। एक मैसेज चले जाए, बस एक मैसेज चले जाए। तो देखते हैं भाई कोई और इंटरनेट कैफ़े पे मैं जाके देखता हूँ, और होटल में जाके पूछता हूँ भाई क्या सारा सीन है। भाई मतलब ना हमको आदत है बहुत फास्ट इंटरनेट की, और मुझे इंटरनेट चाहिए ही नहीं भाई। मतलब मैं सही बताऊँ ना, मुझे सिर्फ मैसेज भेजना है घर पे कि मैं पहुँच गया हूँ, बस इतना भी हो जाए ना तो हमारा काम हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया। और भाई शाम हो गई, और कितनी खूबसूरत ही शाम हुई है। सामने बड़ा खूबसूरत सा कैफ़े है, यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत खूबसूरत सा कैफ़े देखने मिलेगा। यहाँ वाले भाई दिन भर बस बाहर बैठ के कॉफ़ी पीते रहते हैं। और अगर अभी के टेम्परेचर के बारे में बताऊं, अभी टेम्परेचर है 12 डिग्री है भाई एरिट्रिया में। और यही टाइम पे इंडिया में हीट वेव चल रही है, 40-45 डिग्री है। और ऑलमोस्ट भाई पूरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में मौसम बहुत अच्छा हुआ है। युगांडा में भी ठंडी थी, फिर रवांडा में भी ठंडी थी, बुरुंडी में भी ठंडी थी, कोंगो में भी ठंडी थी जहाँ पर हम जेल में थे। बस इंडिया में हीट वेव मिल रही है। तो भाई चलिए अब चलते हैं, पहले खाना खाता हूँ मैं। खाना कुछ भी नहीं खाया हूँ, खाना खाने के बाद कोई और इंटरनेट कैफ़े ट्राई करेंगे, या फिर कल ट्राई करेंगे। बाकी सारे लोग काम से घर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया माहौल है यार। और यार यहाँ पर जबकि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, फिर भी लोग बहुत अच्छा सा सिग्नल का रूल फॉलो करते हैं। देखो सिग्नल बंद होता है तो एक आध गाड़ियाँ ही बस रुकती है। और यहाँ पर ना भाई इंटरनेट तो है ही नहीं, तो होटल का हमारा जो लोकेशन है वो दिमाग में याद करना पड़ता है। अगर भूल गया तो मैं भटकते ही रह जाऊँगा। तो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर होगी हमारी होटल, इस तरफ हमको जाना है। और हर बिल्डिंग ना आप लोगों को ऐसी बढ़िया सी देखने मिलेगी। तो भाई मैं ऐसे चल रहा था तो मुझे भाई मिले और बोलते आप इंडिया से हो क्या? हाउ डू यू नो आई एम इंडियन? I saw you taking pictures and videos, and I know your language. You know my language. You watch Bollywood movies a lot, yeah. Yeah, I do watch. तो भाई ये बोले कि चल रहा था, मैं बोला आप इंडिया से हो क्या, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड मूवी देखता हूँ। मतलब विच इज़ द बेस्ट इंटरनेट कैफ़े, वेयर कैन आई जस्ट यूज़ द इंटरनेट? I can't say dynamic डायनामिक this way. दिस वे। इज़ इट फार फ्रॉम हियर? No, it's not that far.
ओके भाई, चलो ये बता रहे हैं कि डायनेमिक एक इंटरनेट कैफ़े जो यहाँ का सबसे अच्छा है, तो बोले चलो मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वहाँ पर भी ट्राई करके देखते हैं भाई क्या सारा सीन होता है। और शाम के टाइम यहाँ पर तो भाई काफ़ी अच्छी हलचल देखने मिल रही है। भाई साहब सनसेट देखो कितना खूबसूरत हुआ है, और आसमान देखो, ऐसा स्काई है ना भाई मैं कभी नहीं देखा, एकदम अजीब लाल और येलो सा हुआ है। सामने चांद भी निकल गया है, बढ़िया सा पार्क है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है भाई अलग ही दुनिया में आ गया हूँ मैं। तो भाई अभी हम यहाँ पर चल रहे थे, भाई ने एक फैक्ट बताया, वहाँ पर जो देख रहे हो वो साइकिल की चलान हो रही है यहाँ पे। तो भाई साहब अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि वहाँ पर साइकिल की चलान हो रही है, उतने में एक भाई आते हैं गाड़ी में और चिल्लाने लगते हैं कि भाई ये वीडियो मत बनाओ, ये वीडियो मत बनाओ। तो मैं बोला भाई आप प्यार से ये बोल सकते हो, मैं नहीं बनाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो बोले डिलीट करो। तो बोला हाँ कर दूँगा दिस वन। तो भाई मैं पहुंच गया यहाँ का सबसे अच्छा इंटरनेट कैफ़े। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं क्या हाल है। तो भाई साहब पिछले 15 मिनट से हम 3 इंटरनेट कैफ़े और देख चुके हैं, तीनों में भाई इंटरनेट नहीं है, बोले भाई बंद है। तो कल ही होगा कुछ, मुझे लग रहा है ऐसा सीन चलता है भाई यहाँ पर। पहले तो इतना इंटरनेट भी नहीं मिल पाता कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, और वो भी बहुत रेयर मिलता है भाई। कभी इंटरनेट बंद रहा, तो आज यहाँ पर इंटरनेट बंद है। तो भाई एकदम अलग सी जगह है यार। और वो भाई बहुत मदद की है भाई, 15-20 मिनट मेरे साथ में चले, और वहाँ पर वो वीडियो बना रहा था तो चिल्ला रहा था, तो उसको भी समझाया कि भाई नहीं थोड़ा सा वो गलती इसको मालूम नहीं है, आज ही आया है। तो ऐसा कुछ सारा सीन हुआ। अब भाई यहाँ पर 2-3 रेस्टोरेंट है, और हमारी होटल भी ना यहाँ से मुश्किल से ना 2 मिनट के डिस्टेंस पे होगा, वहाँ का ही हमारी होटल है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, खाते हैं हम हमारा आज का डिनर बोल लो चाहे लंच बोल लो, देखते हैं यहाँ पर खाने पीने के लिए क्या मिलता है। चलो भाई एंटर करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ना ये जिलेटो हर जगह देखने मिलेगी, इटालियन इन्फ्लुएंस है तो भाई जिलेटो तो आप लोगों को देखने मिलेगी। कल सारी चीज़ ट्राई करेंगे। वो देखो वहाँ पर मस्त बनी हुई है। तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी ठीक ठाक से लग रहा था। तो भाई साहब यहाँ पर एंट्रेंस पे ही आज का स्पेशल लिखा हुआ है। आज का स्पेशल है पास्ता विद श्रिम्प, और भाई बियर वगैरह तो अपने को कुछ काम की नहीं है। चलो और भी मेन्यू देखते हैं। बाकी रेस्टोरेंट तो काफ़ी ठीक ठाक सा है यार। तो भाई साहब यहाँ पर बैठते साथ मुझे 2 मेन्यू दे दिए, एक में तो भाई फूड एंड ड्रिंक्स है, और एक स्पेशल अलग से सिर्फ पिज़्ज़ा का है। भाई यहाँ पर पिज़्ज़ेरिया बहुत ज़्यादा चलता है, इटालियन कल्चर भाई। तो यहाँ से मैं एक ऑर्डर कर दिया हूँ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, ये वाला जो स्मॉल ऑर्डर किया हूँ भाई। मैं बोला बिग रहेगा तो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो ये 90 का मिल रहा है, मतलब आप समझ लो मोटा इंडिया का 500 रुपया। और यहाँ पर जूस में से मैं मंगा लिया हूँ बनाना विथ मिल्क, जो कि 25 का है। तो ठीक है भाई, और काफ़ी और भी ऑप्शन थे। और यहाँ की अगर लैंग्वेज देखो आप, तो ये आप लोगों को ना एकदम इथियोपियन लैंग्वेज लगेगी, अमेरिकन लैंग्वेज लगेगी, लेकिन ये लैंग्वेज अलग है। तो भाई आप लोगों को लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिचुएशन सारी चीज़ें कल बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। आज तो भाई बस मुझे सुकून से ये देश को एंजॉय करने दो। इतना अलग सा फील हो रहा है ना, इतना बढ़िया मौसम है, इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना खूबसूरत सा सनसेट हुआ है, इतनी सारी परफेक्ट चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब जो चीज़ आप सुन के आओ ना, देश ऐसा रहता है, इतना रिस्ट्रिक्शन है भाई, वो सिर्फ इंटरनेट में मुझे लग रहा है, और थोड़ा सा ना गवर्नमेंट कंट्रोल रोड पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। लेकिन उसको अगर हटा दें तो लोग बहुत फ्रेंडली है, यहाँ पर सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये बढ़िया है भाई। तो चलिए भाई अभी खाना आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद होटल चलेंगे, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, जो भी रहेगा मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो भाई साहब तकरीबन 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद आ गया है हमारा पिज़्ज़ा वेजिटेरियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। देखो आप लोगों को पूरा आलू देखने मिलेगा, बहुत सारी अलग अलग सब्जियां हैं, और अच्छा हुआ मैं स्मॉल मंगाया, स्मॉल इतना बड़ा है तो लार्ज कितना बड़ा होता। और ये है भाई बनाना मिल्क शेक। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई, और यहाँ का आई एम श्योर जो पिज़्ज़ा है ये बहुत अच्छा होगा। इटालियन इन्फ्लुएंस भाई, यहाँ पर पिज़्ज़ा तो बनेगा ही अच्छा, क्योंकि भाई जो हम कॉफ़ी पिए वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल की थी। तो चलिए भाई टेस्ट करके देखते हैं ये होता कैसा है। चीज़ पूल तो थोड़ा सा है। ओ भाई बहुत मस्त है, मज़ेदार एकदम। मतलब चीज़ ज़्यादा नहीं डाले, लेकिन जो बेस है वो एकदम पतला है, उसके अंदर हल्की सी चीज़ है, और मस्त है भाई। भूखे आदमी को सब चीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए खाता हूँ। और ये है हमारा बनाना स्मूदी। ये तो भाई जैसा रहता है वैसे ही, जैसे केले को दूध में मिक्सर में मिला दो, ये वो है, लेकिन बढ़िया भाई, थोड़ा सा हेल्दी खाना हो जाएगा। चलिए खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। तो वैसे खाना पीना हो गया है, और हमारी बिल आई 135 नफ़ा। अगर आपको इंडियन करेंसी में देखना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर डॉलर में बताऊँ तो मोटा पकड़ लो भाई, $9 के करीब हुए। तो ठीक है भाई, यहाँ पर मस्त जूस, पिज़्ज़ा, पानी। चलिए भाई इनको पैसा देते हैं और निकलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप लोगों का अगले दिन में। कल रात आप लोगों ने देखा था हम वहाँ खाना खाने गए। खाना खाने के बाद मैं सोचा भाई चलिए चलते हैं कोई दूसरे इंटरनेट कैफ़े, वहाँ पर शायद कुछ इंटरनेट मिल जाए, मैं घर पे मैसेज कर दूँ। तो लकीली भाई एक इंटरनेट कैफ़े मिला,
जहाँ पर भाई इतना हल्का सा इंटरनेट चल रहा था जिससे मैं घर पे एक मैसेज भेज दिया। तब मैं भाई टेंशन फ्री हो गया। अब भाई आराम से हम ये देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो भाई टेंशन रहता कि यार घर वाले क्या सोच रहे रहेंगे, पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या सारा सीन है। और यार जो रात का मतलब ये माहौल है ना यहाँ का, वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतना ज़्यादा अलग है। और जो लाइट भी है ना, वो जो ऑरेंज वाली आती है ना, वो हल्की हल्की है, बाकी पूरा अंधेरा है। पूरे रोड पे लोग निकले हुए हैं, बच्चे ग्रुप बना बना के खेल रहे हैं। कुछ टीनेज बच्चे वहाँ पर भाई फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं। और भाई लड़कियाँ घूम रही है, लड़के घूम रहे हैं। मतलब इतना मस्त माहौल लगा, जैसे रात होना चाहिए ना, रात अंधेरा रहना चाहिए। अंधेरा है, लोग टॉर्च लेके चल रहे हैं। मतलब भाई एकदम एकदम बता नहीं सकता कितना सही लगा मुझे। एकदम अलग है भाई, एकदम अलग है। मतलब ऐसा देश मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। तो चलिए भाई साहब कर देते हैं इस वीडियो को ख़त्म, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ अस्मारा को एक्सप्लोर करने, जहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल, सारी जगहें, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस देश के बारे में भी, और ये अस्मारा एरिट्रिया की राजधानी के बारे में। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ।